प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले साइफर केस, तमाम गवाहों के बयानात कलम बंद, साबिक सफीर असद मजीद ने साइफर में साजिश के लफ्ज से ही इनकार कर दिया, FIA प्रोसिक्यूटर और शाह महमूद कुरैशी की दौरान समाअत झड़प, बानी PTI ने एक बार फिर संगीन इल्जामात दोहरा दिए। आज साइफर के समाअत में शाह महमूद कुरैशी की वकला से लड़ाई की वजह क्या बनी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इदारों के दरमियान कायम आईनी तवाजुन खराब होने का खदशा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मुहतात रहने की हिदायत कर दी। साबिक DG ISI फैज हमीद ने ख्वाजा हारिस को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। जस्टिस सिद्दीकी के तमाम इल्जामात मुस्तरद, केस का फैसला महफूज, कासिम सूरी आईनी बहरान की वजह करार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने संगीन गद्दारी की कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे सियासी महाज गर्म, नवाज शरीफ मरियम नवाज की लाहौर में रैली, हल्के में सियासी हलचल पैदा। दूसरी जानिब आलमी जरीदे ने सियासी मुखालफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ को बेहतरीन अंदाज में मईशत संभालने का क्रेडिट दे दिया। आम इंतखाबात के लिए काबीना ने फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। इसके अलावा जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के बड़े किरदारों के नाम सामने आ गए। इदारों ने जजेस को बदनाम करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। अदलिया मुखालिफ मुहिम में कौन कौन से नाम शामिल हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे अब से कुछ देर में सैयद जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब, प्रोसिक्यूटर FIA हैं। उनसे डिटेल्स जानेंगे जो आज की समाअत का अहवाल रहा और ख़ास तौर पर आज फिर एक मैच क्लासेस साहब था, बड़ा कहना चाहिए शाह महमूद कुरैशी और रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूटर है उनके दरमियान। रोज कल बता रहे थे जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब कि ये रोज इस तरह की कोई इंस्टिगेटिंग चीजें उनकी तरफ से होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया सैयद जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब कि आपने हमें वक्त दिया और एक बार फिर आप प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जुल्फिकार साहब, ये बताएगा कि आज फिर समाअत का जो अहवाल सुन रहे हैं उसमें ये चीज सामने आ रही है कि शाह महमूद कुरैशी की रिजवान अब्बासी के साथ फिर से झड़प हो गई, तो क्या हुआ, क्या मामला रहा? बेसिकली बड़ा अजीब सी, मैंने आपको बताया कि ये कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे होते हैं जिसमें ये कोशिश करते हैं कि सिचुएशन को फ्लेयर अप किया जाए ताकि मीडिया समझ सके। कोई बात नहीं हुई। सेक्रेटरी जो है उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी थी अफ्ताब दुरानी साहब की, तो इनसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने इलेक्शन वाला जो है मसला साहब के पास रखा कि मेरे नॉमिनेशन पेपर, तो जब वो खत्म कर ली बात तो उसके बाद रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि सर एविडेंस शुरू करें। पर इतनी बात करनी थी तो वो चिखा चलाना शुरू कर दिया बगैर किसी बात। तो फिर बड़ी मुश्किलों से सब लोगों ने कहा भी कि आप जाति करते हैं और कोई बात ही नहीं हुई, ना कोई किसी किस्म की। लेकिन वही जिस तरह मैंने आपको कल भी बताया था कि इनका तरीका यही हो गया है कि जैसे ही कोई बात पकड़ के फ्लेयर अप हो जाओ और ताकि मीडिया जो है सुन सके। तो सर उन्होंने क्या कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या एतराज था उन्होंने रिजवान अब्बासी साहब? आखिर कोई गुस्से में भी तो कोई बात उन्होंने की हो कि उन्हें फील हुआ होगा ना कि रिजवान अब्बासी साहब ने कोई ऐसी बात कही है? नहीं, उनका ख्याल ये था कि उनकी बात में इंटरप्ट किया है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जब उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि मेरे नॉमिनेशन पेपर का मसला हो गया था, पता नहीं क्या क्या, तो उसके बाद जब खत्म कर ली तो सब रिजवान अब्बासी ने कहा कि सर एविडेंस शुरू करें, तो इतना जुमला कहा, इसके अलावा कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि जिस दिन पहली समाअत हुई थी सर, उस वक्त भी हमने शो किया था, तो उनसे भी पहले दिन ही उनकी मेरा ख्याल है अब्बासी साहब से झड़प हो गई थी, शाह महमूद कुरैशी साहब की और रिजवान अब्बासी साहब की अच्छी खासी तू मैं हुए थी। तो ये तो मतलब है वो सारी चीजें चली आ रही हैं, बहुत है बैड पॉस्ट। वो अली रिजवान अब्बासी से नहीं, अगर मैं बात करूं तो मेरे से वो शुरू कर देते हैं और वो लाउड हो जाते हैं और डायरेक्ट हो जाते हैं। और उनको आज भी बताया गया कि आप कोर्ट से मुखातिब हो, हमसे ना करें, हमसे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में क्यों जा रहे हैं आप? तो उन्होंने अगेन ये इमरान खान साहब ने भी कभी इस तरह का कोई उन्होंने कोई रवैया इख्तियार किया, सख्त बात की हो, शाउट किया हो, या जो उन्होंने कोई लड़ने की कोशिश की हो कोई उनकी तरफ से भी? पुराने जी मुझे कोई इतना वो नहीं है ज्यादा बात के लिए, ये जो आज की बात आपने पूछी है मैंने आपको बता नहीं, पहले मैंने कहा कभी खान साहब ने इस बात पे रिएक्ट किया हो, कोई आप लोगों की बात करने पे, आर्गूमेंट पे? वैसे तो छोटी मोटी बात होती रहती है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात। अच्छा, आपको अगर लगता नहीं है शाह महमूद कुरैशी साहब समझते हैं, जो उन्होंने जज साहब को भी कहा कि जनाब
कि फैसला पहले से लिखा हुआ है वो आके सुना दें, तो उन्हें ये फील होता है कि उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, ना इमरान खान साहब को मिलेगा ना शाह महमूद कुरैशी साहब को। और ये सेंस वहाँ पे प्रिवेल्ड कर रहे हैं कि जो अक्यूज हैं उनका ट्रस्ट नहीं है अदालत पे या प्रोसिक्यूशन पे। नहीं, वो तो आज बल्कि उन्होंने ट्रस्ट कोर्ट में भी प्लेस किया, और साथ साथ जो है वो उन्होंने वो जो विटनेस है वैसे असद मजीद साहब, उनके मुताबिक कहा कि वेरी ऑनेस्ट पर्सन, और हमें पूरा बिलीव है इस बात पे कि वो सच बात कहेंगे, और उन्होंने स्टेटमेंट अपनी दी। तो आप असद साहब के जी ये बताएगा कि ये जो सबसे अहम गवाह हैं इस केस के, असद मजीद, आज उनका बयान कलमबंद हुआ है, तो उनके बयान की क्या डिटेल्स हैं और इसमें कोई डिफरेंस है जो पहले उन्होंने बयान दिया और आज के बयान में? देखिए, मैं आपको एक छोटी बात बताऊं कि 161 की स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड होती है तो वही स्टेटमेंट ऑलमोस्ट आई जाती है, और वो इंफ्लुएंस और इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल को देखा जाता है कि वो हमारे रिकॉर्ड पर आ गया या नहीं। आज असद मजीद साहब ने सारा बताया कि जी कितना मीटिंग थी अमेरिका में 7 मार्च 2022 को, फिर वो मैंने टेलीग्राम की सूरत में पाकिस्तान भेजी, फिर उसके बाद जो है वो टेलीग्राम था, उसके अंदर कोई थ्रेट और कोई कॉन्स्पिरेसी का जिक्र नहीं किया मैंने किसी किस्म का भी। और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो है काफी सेटबैक हुआ है पाकिस्तान और यूएसए का जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसकी उस पर एडवर्स इम्प्लीकेशंस हुई हैं और फ्यूचर डिप्लोमेटिक रिपोर्टिंग कल्चर में। अच्छा सर, आपने अभी असद मजीद साहब की बात की, क्योंकि सारा तूफान तो उन्हीं के साइफर से उठा है सर। और आपको याद होगा कि जब यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ था जिसमें जनरल बाजवा साहब भी थे और भी सर्विसेज उसमें चीफ्स थे, इमरान खान साहब प्रिजाइड कर रहे थे, उनके वजीर भी थे, तो वहाँ पे ब्रीफिंग भी हुई थी, तो उसमें भी असद मजीद साहब मतलब मेरा ख्याल है मौजूद थे। फिर उसके बाद नवाज ये आए थे, शहबाज शरीफ साहब आए थे, इन्होंने एक और मीटिंग कॉल की थी, उसमें भी असद मजीद साहब मौजूद थे। तो पूछना ये था कि अगर इसमें साजिश नहीं थी, इसमें थ्रेट नहीं थी, तो ये बातें उन्होंने बताई नहीं थी वहाँ पे उस कमेटी इजलास में, उसके बावजूद भी पूरे मुल्क को बताया गया साजिश भी थी और थ्रेट भी थी। कोई इस पर भी सवाल पूछा गया उनसे, कोई बात की उन्होंने? उसमें जो उन्होंने में कहा है कि मेरे किसी साइफर टेलीग्राम की लैंग्वेज में कोई थ्रेट और कॉन्स्पिरेसी किसी किस्म की भी, अब यही ब्रीफिंग वो कहते हैं थी। तो उनसे पूछा नहीं गया कि ये फिर किसने ट्विस्ट किया? डिड ही से दैट कि मेरे पूरे बयान को साइफर को ट्विस्ट किया गया, मैंने अल्फाज नहीं जैसे आप बता रहे हैं, तो कोई उस पर उन्होंने बात की? जी नहीं है, देखे ना, उन्होंने तो अपने तो साइफर का एपिसोड है उसके मुताबिक बताया कि कितना सेटबैक हुआ है पाकिस्तान रिलेशनशिप और उसकी एडवर्स रिपोर्टिंग कल्चर के बाद। तो कहने का मकसद ये कि उन्होंने तो अपना नरेशन किया है, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में जब करेंगे तो पूछ लें जो पूछना है उन्होंने, वो पूछेंगे। अच्छा ये बताइए जुल्फिकार साहब कि अगर इसकी सेंसिटिविटी को, सिंस जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोई साजिश का एलिमेंट नहीं था, ये असद मजीद साहब ने कहा है, तो इसकी सेंसिटिविटी को अगर डिफ्यूज कर दें, साइफर की सेंसिटिविटी को, तो फिर मामला तो सिर्फ गुमशुदगी का रह जाता है। ऐसा अगर तासुर हो तो ये ठीक है? नहीं, कोई बात नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस के स्टेटमेंट भी है और आगे उन्होंने भी कहा है हमारे पास पूरी एविडेंस मौजूद है। देखिए, जब साइफर टेलीग्राम को आप आउट करते हो या इंफॉर्मेशन कन्वे करते हो, फिर आप कंप्रोमाइज कर रहे होते हो रिपोर्टिंग कल्चर को भी और जो कोड वगैरह या जिस में भेजने वाले हैं, तो इस पे सारी की सारी आई है हमारे पास। तो खाली ये जैसा मैंने बताया कि ये 5-3A का केस हमारे पास से बन रहा है और अल्लाह ताला विल प्रूव इट। अच्छा सर, अभी साइफर का क्या हुआ? उसकी कॉपी मिली कि ना मिली सर? अभी तक कौम कंफ्यूज है। कोई आपके नॉलेज में है? क्योंकि आप ये उसके FIA के प्रोसिक्यूटर हैं, आप सारा इसी बात पे आपका वो केस भी है। तो आज तक जब तक उनका बयान हुआ है तब तक, आज भी उन्होंने कहा है, जब स्टेटमेंट कल आई थी सेक्रेटरी साहब की, उन्होंने कहा हमने रिसीव भी किया, आज तफ्तीशी अफसर का बयान है वो है, तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला जो ये कहता हो कि वापस आए। हमने वो हफीज गौहर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है जिसके अंदर उसने कहा कि मैंने ये इंक्वायरी हुई थी, हफीज गौहर है जो आजकल काउंसलर है पॉलिटिकल पाकिस्तान में, वो ये कहता है कि मैं था फॉरेन अफेयर्स में, तो टिल दैट अपॉइंटमेंट वहाँ पे ये वो नहीं आई, पर सितंबर में ये इंक्वायरी भी मार्केट से दी, देखने आया तो पता चला कि नहीं मौजूद है और उसमें रिपोर्ट सबमिट की थी, एक्सेप्टेबल नहीं।
अच्छा सर, इसके साथ हम ये देख, ये जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से, तो वो भी इसमें वो हैं, विटनेस हैं आपके इस केस में? नहीं, हमने जरूरत है, लेकिन ना अगर कोई स्पेसिफिक प्ली लेता है कि जी गुम गया फर्ज कर लिए इतना के लिए क्यों कर रहे, तो फिर ओनर उसमें शिफ्ट होता है कि वो साबित करे कि उसने कोई रिपोर्ट की हुई थी अपने मामला की। ऐसे तो नहीं है ना, पब्लिक डॉक्यूमेंट को अगर आप कहें जी आराम से गुम गया है, तो दैट इज नॉट द आंसर ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, इमरान खान साहब की इस पे क्या पोजीशन रही? उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है एफआईए को कि साइफर के हवाले से कि किधर गया है? क्रॉस एग्जामिनेशन अभी सब थोड़ा सा मेरा ख्याल है उनकी आवाज में हो रहा, तो उनको थोड़ा सा कहते जरा अपनी पोजीशन थोड़ी सी बदल लें, तो मेरा ख्याल है। साहब आप थोड़ी सी अपनी जगह अगर तब्दील करें तो उससे शायद हम अनइंटरप्टेड आपको सुन पाए। आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है आपको आवाज? जी जी आ रही है सर, थोड़ा सा अगर आप कोई साइड पे आ जाए आपका, क्योंकि मेरा ख्याल है कोई सिग्नल की वजह से। जी बताइए बताइए। अच्छा, तो इमरान खान साहब ने बयान तो अपना रिकॉर्ड करवाया, एफआईए को रिटर्न स्टेटमेंट दिया जब आप लोगों ने लिया होगा उनसे साइफर के इन्वेस्टिगेशन में? उसके मुतालिक मुझे नहीं पता, उसके मुतालिक नहीं पता। तो ये सारी बातें आप उनसे उसमें पूछेंगे? नहीं सर, तरीका ये होता है क्रिमिनल ट्रायल में कि पहले हम जो है वो प्लीज करते हैं एविडेंस, उस पर होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर जब कंक्लूड हो जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन तो एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज होता है 342 की स्टेटमेंट, उसके अंदर सारे जो इंक्रीमेंटिंग मटेरियल आता है उसको पुट किया जाता है और उनसे आंसर तलब किया जाता है। वो फिर आंसर देते हैं, अगर वो उसके बाद अगर चाहे कि वो डिफेंस में अपनी एविडेंस लाना चाहते हैं तो फिर देन दे कैन मूव एन एप्लीकेशन या अपने डिफेंस विटनेसेस को पेश कर सकते हैं। अभी वो स्टेज नहीं आई, अभी तो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं। अच्छा सर, कितने आप विटनेसेस अब तक आपके भुगत चुके हैं सर, कितने बाकी रहते हैं? आज तक 25 जो हमने पेश करने थे, 25 हो गए हैं गवाह, सारे के सारे। अच्छा, सारे हो गए? एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ है, अभी क्रॉस एग्जामिनेशन रहती है। तो ये कब से शुरू होगी सर क्रॉस? कल से। और ये उनके डिफेंस के वकील शुरू करेंगे? जी, उनके डिफेंस के वकील ने ये वादा किया था कि आप सारे रिकॉर्ड कर दें तो वेडनेसडे से ऑनवर्ड जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे सब पे। अच्छा, आप कमिटमेंट भी कोर्ट के साथ। आपका क्या ख्याल है इस केस में? वैसे तो 25 सारे के सारे आपके नजदीक तो अहम ही होंगे, इसी वजह से आपने उनको लिस्ट में डाला है। आपका क्या ख्याल है, कौन से वाइटल हैं, बड़े की आपके विटनेसेस हैं जो इमरान खान साहब या शाह कुरैशी साहब के केस के लिए बड़े उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं, जो जिन पे आप डिपेंड कर रहे हैं? जी, हमारे पास ना 2-3 सेट ऑफ एविडेंस है। अच्छा सर। एक हमारे पास वो सेट एविडेंस है जो चेन ऑफ कस्टडी साबित करता है कि ये जो साइफर है ये पहुंच गया है इमरान खान तक। उसके बाद दूसरा जो सेट है वो है जो इन्होंने पब्लिक रैली की तो उसमें जो रिकॉर्डिंग हुई, जो मटेरियल उन्होंने कहा वो, और प्लस फिर हमारे पास एक्सपर्ट्स है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स है जिन्होंने सोशल मीडिया से और इधर से सारा मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया उसके उसमें से। तो फिर जाके जो है वो अपना तफ्तीशी इन्वेस्टिगेशन है और उसके बाद जो है वो 13 के जिन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की सीरियस की उनकी स्टेटमेंट है। तो वो हमारा एक चेन ऑफ कस्टडी को साबित करना है हमने। एक हमने जो है वो जो रैली में किया वो जो वो था, उसके अलावा जो सोशल मीडिया पे इनके एड्रेसेस थे वो हमने देखे, सारा कुछ उसको कब्जे में लिए और फॉरेंसिक कराया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के स्टेटमेंट। अच्छा सर, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जस्ट क्योंकि ये प्रोसीडिंग चल रही हैं अभी, मुझे लगता है कि कुछ दिन मजीद केस ये चलेगा, अगर किसी स्टेज पे साइफर मतलब आके अवेलेबल हो जाता है, सरफेस करता है कहीं पे, मतलब हुकूमत में करता है या खान साहब तक कोई एक्सेस उनकी होती है, वो अदालत में पेश करते हैं, जस्ट मैं एक इसके हाइपोथेटिकल एक फर्जी सिचुएशन बना रहा हूँ, तो फिर क्या ये केस की आपकी लीगल वो रह जाएगी कि हियर इज द साइफर? देखिए, जो साइफर की हर कॉपी जो होती है ना वो ओरिजिनल होती है और नंबर्ड होती है सर, और वो जिसको भेजी जाती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसको पढ़ने के बाद उस पर अगर एक्शन लेने के बाद वो वापस भेजेगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। राइट। एक्सेप्ट कॉपी प्राइम मिनिस्टर की सारी कॉपीज जिन के पास गई थी वो वापस आई है और उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई। ये भी हमारे पास एविडेंस। अच्छा, मतलब है आप ये कह रहे हो साइफर आया था, जो कॉपीज दीगर अथॉरिटीज को गई थी वो वापस फॉरेन ऑफिस में ही हैं, मिल गई हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जो और जो मतलब जो इधर से प्राइम मिनिस्टर में गए थे, इसमें जो
एसपीएम की जो आजम खान की स्टेटमेंट भी ये कहती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में लोग हैं उनकी भी स्टेटमेंट ये कहती है, जो प्राइम मिनिस्टर का ये दौर जो है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में फॉरेन उसमें वो भी ये बात कहता है कि जी वापस नहीं आई और ना ट्रेसेबल हुई दोबारा वापस आने। अच्छा सर, ये जो कॉपीज वापस आई हैं, मैं अगर गलत नहीं समझ रहा तो DGISI को जाती है, आर्मी चीफ को जाती है, प्राइम मिनिस्टर को जाती है, एक वजीर खारजा या फॉरेन ऑफिस के पास होती है, इसके अलावा ही किसी को जाती है कॉपी सर? जो परमिसिबल हो, जो इसको सेक्रेटरी जो फॉरेन सेक्रेटरी है जी वो डिटरमिन करता है कि किनको कॉपीज जानी है। अच्छा, वो करते हैं, कोई उसमें आता है तो ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। हम आपसे फीडबैक लेते रहेंगे सर, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद होते हैं अदालत में डायरेक्ट। थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेटफुल। जी, और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने साबिक जस्टिस शौकत अजीजी बरतरफी केस का जो फैसला है वो महफूज कर लिया है, और क्या प्रोसीडिंग्स रही आज की। कंबर हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रिपोर्टर है, उनसे डिटेल्स जानेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ कंबर जैदी सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं। कंबर, बताइए, आज ये फैसला महफूज हो गया है जो लार्जर बैंक ने, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बैंक ने साबिक जस्टिस शौकत अजीजी की जो शौकत सिद्दीकी की जो बरतरफी का केस था उसका फैसला महफूज किया है। उसकी आज की जो प्रोसीडिंग्स रही उनकी डिटेल्स बताइएगा। देखिए, आज की प्रोसीडिंग्स में बेसिकली एक अहम सवाल अदालत के सामने आया। ये केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, यानी इससे पहले ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं आया। इस वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो लार्जर बेंच था उसने एक नुक्ते पे अपनी तवज्जो रखी और वही समाज में डिस्कस होता रहा, और वो ये था कि क्या कोई जज जो कि रिटायर हो चुका है और उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो कार्रवाई हुई थी वो इंक्वायरी के बगैर उसको बरतरफ किया गया है, तो उसको दोबारा इंक्वायरी के लिए रिमांड बैक किया जा सकता है या नहीं। ये मरकजी नुक्ता था इस केस की समाअत का, क्योंकि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने साबिक DGISI पे इल्जाम लगाए थे। उन इल्जामात की इंक्वायरी नहीं हुई थी। और वैसे क्या इल्जाम थे कंबर, हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा चीज़ें मिस हो जाती हैं, बहुत पुराना केस है, क्या इल्जामात लगाए थे उन्होंने? शौकत सिद्दीकी साहब ने ये साबिक DGISI जनरल फैज हमीद साहब पे, जनरल फैज हमीद साहब पर जो है इल्जामात ये लगाए गए थे कि जनरल फैज हमीद साहब शौकत सिद्दीकी साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर उनके घर गए थे, उनके घर जी थी, उनके घर गए और उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी मर्जी के फैसला नहीं करेंगे तो हमारी तो ये सालों की मेहनत जाया हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि हमने ये सोचा हुआ है कि हमने इनको लेकर आना है। तो खसूसन इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रहे थे। ये तमाम चीजें जो है, मतलब मैं थोड़ा सा अगर रिकैप करूं, और प्लीज आप मुझे कंबर में रिकैप करता हूं, आप मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने इनकी पिटीशन पढ़ी थी शौकत सिद्दीकी साहब की, जो इन्होंने इसे तफसील से लिखा था, 3-4 बड़े पॉइंट्स है। उन्होंने कहा था कि जनरल फैज हमीद साहब जो मेरा ख्याल DGC थे उस वक्त, अभी अगर मैं गलत नहीं कह रहा, DGC मतलब सेकंड इन ISI जो सबसे मोस्ट पावरफुल होता है, तो ये मेरे घर पे आए थे और इन्होंने मुझे कहा था कि हमने बड़ी मेहनत की है, जो बात आपने की है, तो इनको मरियम नवाज साहिबा और ये नवाज शरीफ साहब की अगेन जो सज़ाएँ हुई हैं वो सज़ाओं से रिलेटेड उनसे कुछ अश्योरेंसेस चाहते थे, नंबर 1। दूसरा उन्होंने ये कहा वही वाली बात कि इमरान खान साहब वाली कि हमने बड़ी मेहनत की, प्लस एक और चीज़ थी जिससे मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो हमेशा जलसों में बात कहते थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरी जो टॉप कमांडर्स हैं, ही वॉज रिफरिंग टू जनरल बाजवा साहब, वो खुश नहीं हैं कि मैं अब तक कोई रिजल्ट उस तरीके से नहीं दे सका, मैं अब तक डिलीवर नहीं कर पा रहा। सो दैट्स द रीज़न वी आर हेयर। आप इस मामले में हमारे साथ आप तामन करें, क्योंकि मेरी हाई या टॉप कमांडर्स रिफरिंग टू जनरल बाजवा वो मुझसे खुश नहीं है। जी जी, ये मैं एम आई राइट, अगर मेरी मेमोरी ठीक याद, मुझे ये बातें याद आ रही हैं। बिल्कुल, क्लासेस साहब एग्जैक्टली इसी तरह कहा था कि जो चेन ऑफ कमांड आपको पता होती है, और दूसरा आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने पर्टिकुलरली कहा था कि वो खुश नहीं है जो कुछ हो रहा है, और आप स्लो पेस्ट, उनका यह कहना था कि स्लो पेस्ट चीज़ों पे आर्मी चीफ बाजवा साहब खुश नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक नवाज शरीफ और मरियम साहिबा को सजाएं वगैरह क्यों नहीं उनकी कंफर्म हुई या नहीं देंगी। जी बिल्कुल, क्लासेस साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। यही वो इल्जामात हैं जो कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की जानिब से लगाए गए थे, और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सच जो है कौम के सामने आना चाहिए, बस बहुत कुछ हो चुका है, अब हमने इस सच को ढूंढना है। अब उनका वकील क्या कहते हैं, चल थोड़ा सा मैं उस पे आते हैं, उन पे चीफ जस्टिस साहब ने इस पे क्या बातें की, बड़ी अहम बातें थी। इनके वकील ख्वाजा हारिस इज वन ऑफ द वेरी लीडिंग टॉप एंड वेरी एक्सपेंसिव, पाकिस्तान के जो सबसे महंगे वकील हैं, 2 वज़ीर आज़म को वो वकील रहे हैं, मुझे अभी
थोड़ी देर पहले रबिया बता रही थी प्रोग्राम की तैयारी से। ख्वाजा हारिस साहब ने या जनरल फैज साहब का क्या इस पे मौक़िफ़ है उसके सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में? देखिए, जनरल फैज साहब ने तो कैटेगोरिकली इन सब चीजों को डिनाई कर दिया। उन्होंने अपनी मीटिंग को भी डिनाई किया। उन्होंने कहा कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि तमाम जो इल्जामात लगाए गए हैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की जानिब से वो बेबुनियाद हैं, वो इनको निगेट करते हैं और वो कह रहे हैं कि ये तमाम इल्जामात जो हैं वो झूठ हैं, उनके खिलाफ है, उनकी इंटेग्रिटी को डैमेज कर रहे हैं। तो यही बात जो है अनवर कांसी साहब जो कि उस टाइम के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी कही कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, झूठ पर मबनी हैं और इससे उनकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा है। तो दोनों जो साहिबान हैं जिनको पार्टी बनाया गया था, अब उन्होंने अपने वकला भी किए, वसीम सज्जाद। अच्छा, उसमें कमर, उसमें जो एक अहम चीज़ अब मुझे समझ आ रही है कि दोनों के पास एविडेंसेस नहीं है। मतलब शौकत सिद्दीकी साहब साबित नहीं कर सकते कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो मेरे घर पे आए थे और मुझे उन्होंने फॉलोइंग बातें की थी। डजंट हैव एनी एविडेंस। कोई साफ ज़ाहिर है कोई सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह तो नहीं हो रही होती है अगर इस तरह की मीटिंग्स की। तो उनके पास उनका वर्बल है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी तरफ जनरल साहब हैं, वो भी मतलब डिनाई कर रहे हैं, उनका अपना एक वर्जन है, कोई ऐसा सबूत वो भी बेचारे वो नहीं दे सकते फिजिकल के जनाब के मैं नहीं किया था। सो इट्स जर्नल वर्सेस द जज। तो उसके बाद वो जज सबान जो है सुप्रीम कोर्ट, आपकी क्या रीडिंग है, वो किसकी बात पे यकीन करने वाले हैं, जनरल फैज़ हमीद या उनके अपने जस्टिस ये शौकत सिद्दीकी साहब? सर ये वो किसी की बात पे यकीन नहीं करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात पे कन्विंस है कि इस मामले की इंक्वायरी पहले होनी चाहिए और इंक्वायरी का जो रिजल्ट है उस पर सुप्रीम कोर्ट रिलाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट कोई ट्रायल कोर्ट तो है नहीं कि जो खुद से मामले को देखे, उसके हकाइक देखे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइन और कानून के तहत जो चीजें हो रही होती हैं। अच्छा कमर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आई एम वेरी कीन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जज वर्सेस द जनरल, कि ये फिर इंक्वायरी अगर हेल्ड की भी जाती है तो वो इंक्वायरी एक बंदा कहता है मैं गया नहीं, दूसरा कहता है नहीं जी मेरे घर पे आए थे। तो इसको फिजिकल मतलब मैं कह रहा हूँ या मतलब काइंड ऑफ एविडेंस क्या होगा, डिनायल से किस तरह से मतलब कैसे इसमें से निकलेंगे कि एक बंदा कहता है जी मैं तो गया ही नहीं, दूसरा कहता है नहीं जी मेरे ड्राइंग रूम में बैठे रहे 2 घंटे हमने गप्पे मारी हैं, मुझे उन्होंने ये बातें की हैं, थ्रेट किया है या मुझे कन्वे किया है। तो कौन सी एविडेंस फिर ढूंढेगी कमेटी, जो क्या करेगी? कोई कॉल रिकॉर्ड की बात भी नहीं हो रही, चले फ़ोन पर बात हुई हो, रिकॉर्डिंग भी नहीं है, CCTV भी नहीं है। क्या उनके ड्राइवर घरेलू मुलाजिम उनको पूछा जाएगा जनाब कि आप बताएं जनरल फैज़ साहब आए थे नहीं आए थे, ये जो इन डेट्स में इन आवर्स में? एक ही मतलब मैं इंक्वायरी अफसर हूँ तो मेरे जहन में तो ये आएगा कि उनके घर के मुलाजमीन है उनसे पूछा जाए कि जनाब ये आए थे जनरल साहब या नहीं आए थे, और तो कोई रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा। और आना प्रूफ हो भी जाए क्लासेस साहब, तो कंटेंट क्या रहा गुफ्तगू का, ये कैसे? सर साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इसी बात पे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो कार्रवाई करेगी वो बेसिकली गवाहान पे जिरा करेगी। खुद जनरल फैज को बुलाकर, अगर अब मतलब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस बात पे कन्विंस होती है कि उनको ये मामला रेफर बैक करना चाहिए, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज जनरल फैज को बुलाएंगे, उनसे जिरा होगी इस तमाम मामले पर और फिर गवाहान के जरिए इस बात का तयन किया जाएगा कि क्या वाकई जनरल फैज जस्टिस शौकत सिद्दीकी के घर गए थे या नहीं। ये गवाह कौन हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस है इसका? आप बड़ा इसको फॉलो करते हैं, यू आर वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट रिपोर्टर्स, आई मस्ट से, आई एम योर एडमायरर। आपका क्या ख्याल है, मुतवक्के क्या गवाह हो सकते हैं? यही जो मैं बता रहा हूँ कि घर के मुलाजमीन या घर का कोई बंदा जो इनके करीबी हैं, अगर शौकत सिद्दीकी साहब के, ही कैन प्रोड्यूस देम कि इनसे पूछें जनरल साहब आए थे। ये गल अगरचे ये अलग बात है कि उस वक्त जनरल फैज इतनी पब्लिक आई में नहीं थे, बहुत कम लोग इनको जानते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एज DGC के तौर पर इतने वो नोन नहीं थे, ना उनका फेस इतना नोन था, ना टीवी पे आते थे, ना इधर सोशल मीडिया वगैरह। तो डू यू थिंक दे विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि हाँ यही जनरल फैज थे उस वक्त? वैसे साहब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये समझ आ जाएगा। जैसे जस्टिस मुजाहिर नकवी केस में 27 लोगों की लिस्ट प्रिपेयर की गई थी जिनको बुलाया गया था, जो जस्टिस मुजाहिर से लिंक करते थे, उनके केस से लिंक करते थे। उन गवाहान को बुलाकर उन पर जरा होनी थी, लेकिन जो है मुजाहिर नकवी साहब ने इस्तीफा दे दिया। अब जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस में ब्रिगेडियर रामेद को भी पार्टी बनाया गया, जनरल फैज भी पार्टी है इसमें। इसके साथ जो दीगर गवाहान जो शौकत सिद्दीकी साहब सुप्रीम जुडिशियल को काउंसिल को देंगे कि ये गवाहान बुलाए जाए, उनको भी बुलाया जा सकता है। अगर फैज हमीद साहब अपने डिफेंस में कोई एविडेंस। अच्छा, ब्रिगेडियर रामेद साहब ये किसके गवाह हैं, विटनेस हैं? वो जनरल फैज के हैं या
उसमें उस शौकत सिद्दीकी साहब ने नाम दिया उनका अदालत नहीं, शौकत सिद्दीकी साहब ने नाम दिया उनका। तो वो उनके स्टाफ अफसर थे, उनके जनरल फैज के जैसे होते हैं। जी 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 सर, और उसमें उनका शौकत सिद्दीकी साहब का ये कहना है कि इन्होंने राब्ता किया, इन्वॉल्व हैं, उनकी जानिब से भी थ्रेट किया गया उनको। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया कंबर जैदी, आपने हमें बहुत सारी हकाइक बताए और जो आज की प्रोसीडिंग्स रही उसकी डिटेल्स बताई। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाहिद गिशकोरी साहब होंगे और उनके पास एक अहम खबर है। जो जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई, उसके जो बड़े बड़े किरदार हैं उनके नाम सामने आ गए हैं जाहिद गिशकोरी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक। उनसे जानेंगे कि इसकी क्या डिटेल्स हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाहिद गिशकोरी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम रबिया। अच्छा जाहिद साहब, आपने एक बड़ी खबर ब्रेक की है। जिन लोगों ने ये जो जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई, उनके हवाले से कुछ डिटेल्स सामने आई हैं, कुछ बताना पसंद करेंगे? क्या डिटेल्स हैं ये? देखें रबिया, ये दो जावियों से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक FIA की साइबर क्राइम विंग है, वो खुद से उन तमाम अकाउंट्स को मॉनिटर करके एग्जामिन कर रही है, उनके कंटेंट को, कि आया कि ये फाल करते हैं, पीका एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो हाई पावर्ड कमेटी है जो मुख्तलिफ जाविये से इसी केस के इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो साइबर क्राइम ने अब एक बड़े जो ट्वीट्स करने वाले थे 550 मुख्तलिफ फोरम पे अकाउंट, जिसमें टिकटॉक है या फेसबुक है या ट्विटर है या इंस्टाग्राम है, इन फोरम पर जो कंटेंट शेयर किया गया है पिछले लगभग 25 दिन में, वो उन्होंने एग्जामिन किया है। 550 के करीब ये अकाउंट्स हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, पाक फौज और अदलिया के खिलाफ फर्जा सराई कर रहे हैं और ऐसा कंटेंट डाल रहे थे जो कि पाकिस्तान का जो साइबर क्राइम का लॉ है उसके अंडर ये फाल करता है। तो ये 550 जो अकाउंट्स थे, FIA का ये दावा है साइबर क्राइम का कि जो व्यूज और रीट्वीट्स और लाइक्स और इंगेजमेंट आई हैं वो 10 लाख हैं 25 दिनों में, जो कि बहुत बड़ा वॉल्यूम है कंटेंट का, जिसको वो एग्जामिन कर रहे हैं। और इन नामों की लिस्ट मेरे पास किसी जरा से आई है, जो नाम है जो जिसमें सहाफ़ी हैं, काफ़ी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बहुत ज़्यादा हैं, कुछ चोटी के वोकला भी शामिल हैं। उनका कंटेंट शेयर किया गया है, वहाँ उन्होंने शेयर किया है और FIA को ये लगता है कि ये शायद पीका के लॉ में आता है। और मैं एज ए रिपोर्टर, क्योंकि मैं पीका का लॉ भी समझता हूँ और मेरी जिम्मेदारी है इसको मैं फॉलो करता रहूँ, मुझे लगता है कि शायद काफ़ी कंटेंट ऐसा है जो कि उस कैटेगरी में फॉल करता है और आने वाले दिनों में आपको कई दर्जनों सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या सहाफ़ी या वोकला या फिर कुछ सियासतदान भी हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूं, उनको नोटिस आ सकते हैं साइबर क्राइम टीम की जानिब से कि आएँ आप अपनी पोजीशन वाजे करें, और हो सकता है आपको गिरफ्तारियां भी आने वाले दिनों में नजर आएं। कुछ आपने बड़ा इंतहाई तफसील के साथ बड़े कम टाइम में चीज़ें आपने बताई हैं। तो FIA का जैसे आप बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन, चलो इनकी दूसरी कौन सी इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसमें कौन कौन शामिल हैं, इस पे तो ज़रा आते हैं। वो जो आप कह रहे थे कि 2 इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, दूसरी कौन सी है? ये तो FIA की होगी, तो अदर वन? जी, अदर वन वो साइबर क्राइम के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, वो सरबराही कर रहे हैं, और दूसरे इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI और दूसरे इदारों से मेंबरान हैं जो कि काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि चीज़ों को समझती हैं, जिसका पाकिस्तान वो PTA है, टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, पुलिस है, स्पेशल ब्रांच है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। वो अपनी जो जो उनको एक टास्क दिया गया है, तमाम मटेरियल इनके पास इकट्ठा हो चुका है, जिससे मैंने आपको बताया। अब उनका एग्जामिनेशन कर रहे हैं और फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है कि आया कि ये जो कंटेंट शेयर किया गया है, या एक खास बात जो कि मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ, पहली दफा यूट्यूब पे उन्होंने फोकस रखा है। वो तकरीबन 29 ऐसे यूट्यूब चैनल आप कह लें या अकाउंट्स कह लें जहां से वीलॉग अपलोड हो रहे हैं, और वो उनको लगता है कि उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि आया कि ये अदलिया के खिलाफ हैं,
या आपको याद होगा कलासा साहब के पार्लियामेंट का भी ऐसा लॉ पास हुआ है, और कुछ लॉ में जो रिसेंटली पाकिस्तान के इसी पीडीएम गवर्नमेंट ने किए थे, जिसमें जुडिशरी या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कोई भी हर्जा सराई का निशाना बनाएगा या ऐसा कंटेंट जनरेट करेगा जिससे इंस्टीट्यूशन का काम अंडरमाइन होता है, इन्वेस्टिगेशन हार्म होती है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन का फर्ज जो कि सर्विंग है वो हद तक इज्जत में फॉल करता है कंटेंट, तो कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। तो यूट्यूब पर आपको काफी नजर आएंगे, वो हिट लिस्ट पे हैं इस वक्त, और मेरे पास कई नाम है, मैं आपको बता सकता हूं, बट क्योंकि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन केस है और उनके नाम अगर पब्लिक डोमेन में इस फोरम पे आ जाए तो इन्वेस्टिगेशन हर्ट होगी, तो एज ए जिम्मेदार रिपोर्टर मैं उनके नाम इस वक्त नहीं बताना मुझे याद पड़ता है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त भी बिल लाई थी इनकी पार्टी जो है कि 10 साल के लिए कि जो फौज पे तनकीद करेगा या डिसरिप्यूट करेगा तो 10 ईयर्स उनको सजा दी जाएगी जेल में। मुझे याद पड़ता है पीटीए उस वक्त लेकर आई थी। अच्छा ये बताइएगा, आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़ी मतलब पंप एंड शो के साथ हर दफ़ा हम चीज़ें देखते हैं सोशल मीडिया के हवाले से, अदरवाइज ये माजी में मुझे याद है जब उनका जनरल सरफराज साहब वो शहीद हुए थे क्वेटा में, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश किया था और भी हमारे ये फौजी जवान उसमें शामिल थे, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा इसी तरह की इस पर सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चलनी थी। एक कमेटी उस वक्त भी बनाई गई थी कि इन्वेस्टिगेशन करें कौन कौन सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फिर जनरल बाजवा साहब ने एक बनवाई थी उन्होंने अपने हवाले से, वो भी मुझे याद है। इसके बाद ये उमर अताब बंदियाल साहब आ गए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? माजी में भी हमने देखा है 3-4 बड़ी कमेटीज़ बनी, लोगों को गिरफ्तार भी हुए, फिर वो रिहा भी हुए, जमानतें भी हुई, ट्रायल ही नहीं चले मेरा ख्याल है। तो ये जो चौथी कमेटी बनाई गई है ये क्या कर लेगी सर? जो पहली 3 कमेटियां नहीं कर सकी, कोई नहीं डरा उनसे, अभी भी वही काम चल। अगर वो डरते जनरल सरफराज साहब वाली उसके बाद जेटी बाद या इन्वेस्टिगेशन बाजवा साहब या फिर उमर अताब बंदियाल साहब, तो इसमें कौन सी ऐसी कोई बड़ा तीर है सर कि पूरी कौम डर जाएगी, लोग डर जाएंगे और ये यूट्यूबर डर जाएंगे कि नहीं कि जनाब आपकी दफ़ा हम नहीं बचेंगे? सर वो माजी में भी तो होती रही हैं चीज़ें, आज किसी को याद नहीं है कि कमेटीज़ का क्या बना उनका इन्वेस्टिगेशन का। देखिए कलासा साहब, जो जनरल सरफराज साहब पर एक कमेटी बनाई गई थी उसमें बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई थी और कई केसेस भी इस वक्त चल रहे हैं, अंडर ट्रायल हैं, एक केस में सजा भी हो चुकी है। और वो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग थी एफआईए की। अब वो कानून की रोशनी में कितनी आगे बढ़ती है, कितने केसेस में सजा होगी, कितने लोग जो हैं वो बरी हो जाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन इस दफा कवानीन भी चेंज हो चुके हैं और ये एक वेरी वेल कैलकुलेटेड रिस्पांस लगता है, मुझे लगता है इदारों की जानिब से, कि वो शायद क्रैकडाउन स्टार्ट करें। क्रैकडाउन हर दफा स्टार्ट होता है, मारा मारी आपको नजर आती है, उठा लेते हैं, कॉल भी कर लेते हैं और नोटिस भी उनको सर्व हो जाते हैं, लेकिन कानून की रोशनी में वो अदालत में आगे केस खड़ा नहीं होता है, या फिर गिरफ्तारी होती है, वो उनकी रिहाई हो जाती है। तो ये अब देखना होगा कि आया कि ये क्रैकडाउन सिर्फ आई वाश है, सिर्फ हेरासमेंट में फॉल करता है, आया कि कुछ जर्नलिस्ट के मैंने ट्वीट देखे हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसने ये लिखा हुआ था कि जी क्या साकिब निसार साहब बन चुके हैं हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस, एक सवाल उठाया हुआ था, तो उसको भी उन्होंने एग्जामिनेशन में लिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कंटेंट, अगर कोई क्वेश्चन सवाल उठाता है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये बताइएगा क्विकली कि क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के उसमें आएगा कि बहुत सारे या ग्रुप्स या लोग ये आवाज उठाएंगे जी हमने ओपिनियन जाहिर की और हमें हरास किया जा रहा है या हमारे ओपिनियन के खिलाफ हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसमें होता है ये आएगा, ये डिबेट होगी। और कुछ केसेस में मुझे लगता है ये एफआईए जो है जाहिर है उन लोगों की आवाज वो करने के लिए उनको बुलाएगी, पूछेगी, और वो अल्टीमेटली फाल नहीं करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ कंटेंट ऐसा है 50% हो या मे बी 40% जो नपीका के अंडर फॉल करे, क्योंकि कोई क्वेश्चन अगर उठा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद, हमारे पास टाइम खत्म हो गया, नहीं तो आपसे और भी बहुत सारे सवाल थे जो पूछने वाले थे। इस हवाले से आपने हमें एनलाइटन किया, बहुत शुक्रिया इस हवाले से। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।